तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट टॉपिक शुरू कर दिया है, जिसमें पहले पार्ट में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट टॉपिक मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। सो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। सो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा जहां जहां ये अप्लाई होता है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट जो इसका मतलब निकल के आता है, आप इसके वर्ड में से ही निकाल सकते हैं, इसके नाम में से ही निकाल सकते हैं, कंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंसिस्टेंट मतलब कोई भी चीज जो एक जैसी लंबे समय से चली आ रही हो और ऐसा लग रहा हो कि आगे चल के भी वो बिल्कुल सेम रहेगी। अब इसके एग्जाम्पल कई जगह आपको ये जो वर्ड है सुनने को मिला होगा, जैसे कि क्रिकेट में। अब आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, तो उसमें कुछ बैट्समैन होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब कोई अच्छे बैट्समैन होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को माना जाता है कि जब तक वो खेले वो एक कंसिस्टेंट बैट्समैन की तरह रहे। उनके करियर में ऐसा बहुत कम आया कि उनका जो करियर है या उनका जो स्कोर है वो बहुत कम हो गया हो और लगातार वैसा चला हो, ऐसा बहुत कम हुआ। ठीक है, और आप तो जानते हैं कितने साल उन्होंने खेला। तो बेसिकली कंसिस्टेंट मतलब लगातार एक जैसी परफॉर्मेंस देना। अब कोई बैट्समैन बहुत बुरा लगातार खेल रहा है तो उसको भी हम बोलेंगे कि कंसिस्टेंटली बैड परफॉर्मेंस वो दे रहा है। ठीक है, अब वो आता है, आउट होके चला जाता है। अब मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे बैट्समैन के, लेकिन होते हैं कई बैट्समैन, आपने देखा होगा। आपको ऐसा लगता है भाई इनको खिला क्यों रहे हैं? ठीक है, टेंशन में आ जाते हो आप। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल होता क्या है कि कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब आपको समझ आ गया है। कंसिस्टेंट और भी जगह यूज होता है, बेसिकली अकाउंट्स में। अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स में कोई कंपनी है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, लगातार प्रॉफिट कमा रही है, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट कंपनी है, प्रॉफिट में होता है ऐसा। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंट मतलब हो गया एक जैसा रहने वाला। फिक्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत कम बदलाव आता है। कोई ऐसा टॉपिक अगर होता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे कंसिस्टेंसी की बात कहां से आ गई? तो पहला पॉइंट देखेंगे, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। तो देखिए, अकाउंट्स में है ना बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। प्रैक्टिसेस मतलब एक ही काम को करने के अलग अलग मेथड होते हैं। साइंस की तरह नहीं है कि जो फिक्स्ड रूल है वो एक बार साइंस ने बोल दिया तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, उसको चेंज करने की कोशिश की तो वो कुछ और ही बन जाएगा। तो अकाउंट्स में इतना इतना जो कांस्टेंट चीजें हैं वो यूज नहीं होती हैं। ठीक है, अकाउंट्स फ्लेक्सिबल है, जो कि हमने पढ़ा था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल होते हैं और इनको बदला भी जा सकता है। लेकिन कंपनी को ये कोशिश करनी चाहिए कि बहुत जरूरी होने पर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बदले, या वो जो प्रिंसिपल फॉलो कर रही है या मेथड फॉलो कर रही है उसको चेंज करे। हमेशा ऐसे नहीं कि कुछ भी हो गया, कोई भी प्रॉब्लम देखी तो अकाउंटिंग मेथड ही बदल दिया उन्होंने। ऐसे तो हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, आप बदलते ही रहोगे, और जैसे ही मेथड बदलते हो तो क्या आपका आंसर सेम आता है? नहीं आता। आंसर में भी डिफरेंस आता है। प्रॉफिट और लॉस में यहां पर डिफरेंस आएगा। यहां बेसिकली अकाउंट्स में जो आंसर होता है, आंसर क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आपको पूरा का पूरा जब आप कोर्स खत्म करोगे तो आपको समझ आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस ही तो है जो मेन चीज है इसमें। तो अब एक मेथड को अप्लाई करने से अलग प्रॉफिट आ जाता है, और सेम सिनेरियो में दूसरा मेथड अप्लाई करें तो प्रॉफिट अलग आ जाता है। अब जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो तो आपको समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई ये कौन से मेथड से अप्लाई कर रहे हो। और एक साल में तो आप इतना प्रॉफिट दिखा देते हो, अगले साल दूसरे मेथड से आप दिखा देते हो कि हमको लॉस हो गया। तो भाई हमको तो पैसा नहीं लगाना आपकी कंपनी में, हम तो कुछ देख समझ के पैसा लगाएंगे ना। तो इस चीज को हर कंपनी को नजरअंदाज नहीं करना होता है। ठीक है, अपने इन्वेस्टर्स को नाराज नहीं करना होता है। तो बेसिकली जो यही राय देता है अकाउंट्स कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो अगर आपने एक तरीके के मेथड शुरू कर दिए अप्लाई करने, तो कोशिश ये करो कि लंबे समय तक वही मेथड अप्लाई करो, और अगर चेंज करना भी पड़े तो आप उसको चेंज करो, लेकिन सबको बता के करो, और बार बार चेंज मत करो। क्लियर? अब पढ़ते हैं। तो ये चीज आप समझ आए आपको।
अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड। तो जो भी आपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सिलेक्ट की है या अडॉप्ट की है उसको आप हमेशा कोशिश करके कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर उसको अप्लाई करो, हर साल बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट मेक्स रिजल्ट्स कंपेरेबल, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों करना चाहिए हमको? क्योंकि मान लेते हैं कि एक मेथड है मेथड 1, अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, अच्छे से आपको समझ आएगा उसके बारे में कि क्या गड़बड़ हो जाती है अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता तो मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। आपने 2020 जो ईयर चल रहा था, आपने तो मेथड 1 अप्लाई कर दिया उसमें कि लो भाई मेथड 1 ज्यादा सही लग रहा है हमको, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रॉफिट आया था, ठीक है, प्रॉफिट आ गया आपका ज्यादा। अब प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो भाई आपको बांटना भी पड़ेगा, है ना। तो शेयर होल्डर्स के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में आपको प्रॉफिट बांटना पड़ता है। तो बेसिकली आपने वो प्रॉफिट बांट दिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कहा कि नहीं भाई ये तो ज्यादा प्रॉफिट बांटना पड़ रहा है हमको, हमने तो सोचा था कि प्रॉफिट कमाएंगे और थोड़ा सा हमको फायदा होना चाहिए, लेकिन ये तो इन्वेस्टर्स की नजर थी वहां पे प्रॉफिट पे, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट ले गए। तो हम क्या करते हैं, इस बार कोशिश करके है ना मेथड 2 अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ही कम नजर आएगा। तो प्रॉफिट कम नजर आएगा तो शेयर होल्डर भी कम परेशान करेंगे, है ना, समझे चीज को। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, इसको विंडो ड्रेसिंग बोला जाता है, लेकिन विंडो ड्रेसिंग होती है जानबूझ के की गई चीज, लेकिन कंपनी हमेशा जानबूझ के ऐसा नहीं करती है, कभी कभी वो ट्राई करने के लिए भी करती है कि अगर प्रॉफिट, मान लेते हैं कि किसी साल में कम प्रॉफिट हुआ तो दूसरा मेथड ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कि ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, ऐसा भी होता है, लेकिन ये बार बार करना सही नहीं है, ठीक है। तो ये कंपेयर करने में आसान होता है। अब जैसे 2020 को 21 से अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो बड़े आराम से मुझे समझ आ रहा है कि हो सकता है इस साल मैंने जो नया ट्राई किया वो गलत था, ये भी समझ आ रहा है, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। या पिछले साल जो मैंने ट्राई किया था वही सही था, वहीं पे मुझे रहना चाहिए था। तो कंपैरिजन हो गया, हर साल का कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन एक ही मेथड से करोगे तभी कंपैरिजन होगा। अगर अलग अलग मेथड से करोगे तो कंपैरिजन सही नहीं बैठेगा और वैल्यूज जो हैं वो आपको एक तरह से गलत दिखाई देंगी, ठीक है। जो आप चाहते हो उसमें से निकालना वो नहीं निकल पाएगा। चलिए एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कहां पर इन रूल्स को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, बेसिकली अभी एक ही एग्जांपल है इसका, हालांकि और एग्जांपल्स हैं जो कि आने वाली जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। और याद रखना स्टूडेंट्स, इन सबको याद कर लेना, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आगे वाले चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, तो ये अजम्पशंस जो है ना वो बार बार पूछूंगा, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लास है तो आप तो बच जाओगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप उसको बताओ, और कम से कम बताओ नहीं तो मन में तो याद कर लो कि ये जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट आपने बताया था, अजम्पशन बताया था, वो कौन सा था, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी कोई फिक्स्ड एसेट हम लेते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है, हम उसको यूज करते हैं, तो हर साल उसकी वैल्यू कम होती रहती है, ठीक है। इतना क्लियर है। और एक और चीज आपको यहां पे समझनी है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा खर्चा होता है, हम उसको एक्सपेंस मान के चलते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंस मान के चलते हैं। एक्सपेंस मतलब क्या, लॉस। डेप्रिसिएशन को लॉस मान के चलेंगे कि हमारा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि मशीन खरीदी तो वो तो नुकसान नहीं हुआ ना, मशीन खरीदना तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वो तो हमारी एसेट है, लेकिन एक साल उसको यूज कर लिया जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई, वो तो हमारा नुकसान है ना, तो वो हमारा एक्सपेंस में जाता है। इतना क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, एक्सपेंस जितना ज्यादा होगा एक साल में, प्रॉफिट उतना ही कम होगा या नहीं होगा? प्रॉफिट उतना कम होगा। जितना खर्चा, जितना डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, प्रॉफिट उतना ही कम निकल के आएगा ना मेरा, क्योंकि जितना भी इनकम होती है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करके प्रॉफिट आता है, ये आपको पता है। इतना क्लियर। अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि होता क्या है। देखिए यहां पे क्या क्या नाम लिखा हुआ है, दो मेथड के क्या नाम है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो दो तरीके के मेथड आप पढ़ेंगे, ठीक है, 11th क्लास में ही पढ़ोगे आप। हालांकि और मेथड भी होते हैं डेप्रिसिएशन के, लेकिन वो फिर आपका आगे जाके आएगा, मतलब जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे। चलिए, तो मेथड 1 स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स।
मान लेते हैं एक कंपनी को प्रॉफिट मैं लिख लेता हूं, ठीक है, प्रॉफिट हुआ था 90,000 का, चलिए अभी कम प्रॉफिट मान लेते हैं, हालांकि ये बहुत कम है, 90,000 का प्रॉफिट हुआ था एक कंपनी को, ठीक है, और वो दोनों मेथड के हिसाब से कॉमन था, मतलब सेम था। अच्छा ये बिल्कुल अलग रखना, इसको इसमें मत मिलाना, ये प्रॉफिट है, इसका बाद में यूज करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक मशीनरी मैंने खरीदी 2001 में मशीन जो खरीदी थी वो थी 1 लाख रुपए की, और मैंने ये सोचा कि इस पे है ना 10% डेप्रीसिएशन लगाऊंगा, 10% डेप्रीसिएशन, इतना क्लियर, ठीक है। अब 10% डेप्रीसिएशन जब लगाया तो देखो 2000 इसमें से मैं माइनस कर देता हूं, एक साल इसको जब मैंने यूज किया तो 10,000 इसमें से माइनस कर दूं। 10,000 क्यों माइनस कर रहा हूं, 1 लाख का 10% जो होता है वो 10,000 ही होता है, ठीक है। अच्छा कॉमा लगाना मत भूलना, अकाउंट्स में बहुत जरूरी होता है, तो कॉमा जरूर लगा देना, ठीक है, और मेरी तरह मत लगाना गलत गलत, सही लगाना। पीछे के तीन नंबर एक साथ लेने, उसके बाद दो दो नंबर लेने होते हैं, और यहां पर भी आप पीछे के 3 नंबर इस तरह से लोगे, ठीक है। अच्छा माइनस करने के बाद 90,000 वैल्यू इसकी रह गई किसमें, 90,000 वैल्यू होगी 2002 में, मानते हो। चलो एक साल और यूज कर लेते हैं, एक साल और यूज किया तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, पहला वाला मेथड ये कर रहा हूं मैं यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा साधा मेथड, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा साधा मेथड उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, क्लियर। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि चलो एक साल और उसको यूज कर लिया जाए, जिसमें से 10,000 रुपए और माइनस हो गए तो बचे कितने, 80,000, 80,000 बचा, 80,000 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर डेप्रीसिएशन मैं टोटल करूं तो 2 साल में कितना डेप्रीसिएशन लग गया, एक 10,000 ये लग गया, एक 10,000 ये लग गया, तो अभी तक टोटल डेप्रीसिएशन कितना लगा हुआ है, 20,000 का। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। अच्छा अब यहां पे रुक जाओ, ठीक है, इस केस को अभी यहीं पे रोक लेते हैं। तो इस केस में हमने ये देखा स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 2 साल में 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोलता है, देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलता है भाई दोबारा दुकान पे चलना पड़ेगा मशीन के लिए, उसके लिए, ठीक है। तो मशीन हम लेके आए 1 लाख रुपए की, तो 10% का 10% का डेप्रिसिएशन तो फिक्स था, तो मैंने पहले साल जब इसको यूज किया तो 10% का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग गया, तो पहले साल में तो भाई सेम डेप्रिसिएशन आ गया। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोलता है कि जो भी बचा हुआ अमाउंट है, मतलब मशीन का एक साल बाद जब जो भी बचा हुआ अमाउंट है उस पे अगला डेप्रिसिएशन लगाना, हमेशा इस पे मत लगाना। जैसे यहां पर हमने हमेशा कॉस्ट प्राइस पे जब हमने मशीन खरीदी थी उस पे लगाया है ना, 10,000 10,000, आगे भी 10,000 ही लगाते अगले साल। लेकिन यहां रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोलता है कि अगर आप मशीन खरीद रहे हो तो एक साल बाद जितना यूज किया है और अब मशीन की वैल्यू जितनी बची है उस पे अगला डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब 90,000 की मशीन बची है तो अगला डेप्रिसिएशन 90,000 का 10% कितना हो गया, 9,000 हो गया, 9,000 हो गया। तो चलो वैल्यू कितनी बची, वैल्यू बची 81,000, 81,000 की मशीनरी 2003 में बची हुई है। अच्छा इसका भी डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, 2 साल यूज करके कितना डेप्रिसिएशन आया यहाँ पे, डेप्रिसिएशन कितना लग गया, डेप्रिसिएशन देखो 10,000 और 9,000 तो 19,000 लग गया, इस पर 19,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो कंपनी वाले ने क्या किया, पहले तो इससे डेप्रिसिएशन लगा के देखा और फिर उससे डेप्रिसिएशन दूसरे मेथड से लगा के देखा। चलो अब इसका भी काम आ जाता है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट कितना आया, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट देखना है हमको और उसके बाद हमको कंपेयर करना है कि कौन से मेथड से क्या अलग प्रॉफिट आ रहा है। तो 90,000 का प्रॉफिट था जिसमें से 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया था ना डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, नुकसान होता है, तो प्रॉफिट में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इस साल का प्रॉफिट, ठीक है, पहले साल का जो प्रॉफिट आया है वो क्या निकल के आया, 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो 70,000 निकल के आया पहले साल का। दूसरे साल का जो प्रॉफिट था वो कितना निकल के आया स्टूडेंट्स, 90 में से 19 माइनस करो कितना आ जाएगा, 71 आएगा, 71 ही आएगा ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। फर्क देख लो, ठीक है, दोनों साल के प्रॉफिट में फर्क देख लो, इसमें प्रॉफिट कम हुआ है और इसमें ज्यादा हुआ है ना।
तो एक बात बताओ कि अगर कंपनी को, वही जो मैं आपको बता रहा था, अगर कंपनी जानबूझ के अपना प्रॉफिट कम दिखाना चाहती है तो इस वाले मेथड को अप्लाई कर देगी, स्ट्रेट लाइन मेथड को। अब वो जानबूझ के क्यों कम दिखाती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि अगर कम दिखाना चाहती है तो वो बोलेगी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हम जितनी भी फिक्स्ड एसेट है, मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी फिक्स्ड एसेट है उसको स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से करके दिखाएंगे। लेकिन अगर वो चाहती है कि हमारा प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा आए ताकि इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स जो हैं वो इंप्रेस हो जाएं और इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई हम तो इस साल से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्लियर है? तो यही फर्क स्टूडेंट्स जो होता है ना, यही कहलाता है मतलब दो मेथड को यूज करना। और अकाउंट्स में ऐसी चीज आप कर तो सकते हो, लेकिन बार बार करने के लिए अकाउंट्स आपको मना करता है। अकाउंटिंग क्या बोलता है आपको कि आप कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि अब देखो कंपैरिजन तो गलत आएगा ना, इसमें तो आपने गलत तरीके से मेथड चेंज करके आपने क्या किया कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश की। पहले प्रॉफिट कमा रहा था, अगले साल आपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश की, तो यहां पे कंपेयर थोड़ी कर पाओगे, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर रहे हो। आप तो क्या कर रहे हो, धांधलेबाजी कर रहे हो। आप तो भाई मशीन खड़ी हुई है बेचारी, वो तो अपना काम कर रही है, आप बोल रहे हो नहीं चल तू अब प्रॉफिट कमा के देगी मेरे को, मेरे बस की तो है नहीं प्रॉफिट कमाना, अब तू कमा के देगी। तो ये जो जुगाड़ होता है ना, ये इंडिया में चलता है, आपको पता है इंडिया में जुगाड़ी लोग बहुत रहते हैं, लेकिन अकाउंट्स आपको मना करता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिंसिपल मेथड चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल होते हैं तो आप चेंज कर सकते हो, दो कंडीशंस में चेंज कर सकते हो। पहली कंडीशन होती है अगर कोई गवर्नमेंट का ही ऑर्डर आ जाए, ठीक है, या कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, वो चीज लीगल बन जाए, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, अपना मेथड को चेंज करना होगा उस साल से। ठीक है, अब आपको पता है कि हर साल बजट आता है या कंपनी एक्ट में चेंजेस होते हैं, तो उनके हिसाब से जो भी चेंजेस होते हैं वो कंपनी को फॉलो करना होगा। तो ये रही एक बात। दूसरी बात, अगर आप करते भी हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको फुल डिस्क्लोजर देना ही होगा। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसका मतलब ये होता है कि जो भी काम करो उसको छुपाओ मत, उसको सबको बता के करो। जितना सच बोलोगे उतना ही आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये दो कंडीशंस पे आप मेथड्स को चेंज कर सकते हो, हालांकि बार बार नहीं कर सकते हो। मैं ये बार बार आपको बता रहा हूं कि जो मेथड चेंज होगा वो कई साल में एक बार मेथड चेंज होता है, और अगर एक बार चेंज हो गया तो उसको फिर कई साल तक कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक क्लियर है। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमारा दूसरा अजम्पशन था जो कि हमने अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे इस अजम्पशन के, और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए अगली क्लास में अजम्पशन नंबर 3 लेके आऊंगा, क्योंकि अजम्पशंस तो 3 ही हैं, उसके बाद हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुरू हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।